हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रथम परीक्षा में। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं बेसिकली 2023 के MTS के एग्ज़ाम में जो 1 सितंबर को पेपर आया हुआ था, उसमें से हम लोग आज इंग्लिश के 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि आपके पेपर 30 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि आप पिछले वर्ष में पूछे गए पेपर से क्वेश्चंस को एक बार देखें, उनको समझें कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है उनको करने के लिए। और साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर के वर्ड बेटा होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए बहुत कायदे में, बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आप सारे वर्ड को देखिएगा। मैं किस तरीके से आपको वर्ड करता हूँ। हम सिर्फ आंसर से नहीं डिस्कस करेंगे, आंसर तो आपको कहीं भी मिल सकता है, लेकिन उस वर्ड से जुड़ी चीज़ें, उस क्वेश्चन से जुड़ी चीज़ें, एक एक बात। जैसे आपका पहला ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा, इसके बाद चौथा क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन चाहे आपका वोकैब का हो बेटा, चाहे क्वेश्चन आपका ग्रामर का हो, हम सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, सारे ऑप्शंस डिस्कस करेंगे, और साथ में आपका एक लास्ट में क्लोज टेस्ट आएगा, उसकी भी सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, पूछा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड आपका दिया है बेटा फ्यूड। अगर हम बात करते हैं फ्यूड की, सबसे पहले फ्यूड का मीनिंग, तो फ्यूड लगाते हैं बेटा रिफ्ट के लिए। फ्यूड किसके लगाते हैं बेटा? रिफ्ट के लगाते हैं, दरार के लगाते हैं। जब आपसी संबंधों में खटास आ जाए तो वहां वर्ड क्या यूज करते हैं? फ्यूड यूज करते हैं। इसके लिए बेटा एक वर्ड आपका और आता है वेंडेट्टा, और वेंडेट्टा भी लगाते हैं फैमिली फ्यूड के लिए। वेंडेट्टा का यूज करते हैं बेटा कहाँ पे? जहाँ पे परिवार में कलह हो जाए। और एक बेटा वर्ड ये आपका होता है ब्रीच, और ब्रीच का भी संबंध आपका इसी से होता है। ठीक है, तो फ्यूड का मतलब कलह हो गया। हमको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। सबसे पहले ग्रॉस, ग्रॉस होल के सेंस में आता है, ये हो नहीं सकता। दूसरा बेटा आपका आता है पेरिल। पेरिल की मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मीनिंग याद रखिएगा। इसका मतलब आपका होता है बेटा डेंजर। पेरिल का मतलब क्या होता है बेटा? डेंजर होता है। डेंजर के लिए एक बड़ा प्यारा सा वर्ड होता है जियोपार्डी, और जियोपार्डी का मतलब भी क्या होता है बेटा? डेंजर होता है। और एक वर्ड बेटा आपका हैजार्ड होता है। हैजार्ड का मतलब भी क्या होता है आपका? डेंजर होता है। जितने भी वर्ड मैं लिखा रहा हूँ आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि सेम वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे कि अभी इस एग्जाम में फ्यूड पूछा गया है, जरूरी नहीं है फ्यूड पूछा जाए, लेकिन आने वाले एग्जाम के लिए वेंडेट्टा और ब्रीच इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, यहाँ पे पेरिल आया है तो हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में बेटा जियोपार्डी आ जाए। इसीलिए हम लोग एक एक वर्ड के जो महत्वपूर्ण एक दो वर्ड होते हैं वो साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसके बाद बेटा हार्मनी लिखा हुआ है। हार्मनी हम सबको पता है, हार्मनी लगाते हैं किसके लिए? आपसी सामंजस्य के लिए, फ्रेंडलीनेस के लिए बेटा लगा यूज किया जाता है। फ्रेंडलीनेस के लिए हम लोग यूज करते हैं हार्मनी वर्ड। ठीक है, फ्रेंडलीनेस के लिए हम लोग यूज करते हैं हार्मनी वर्ड। यहाँ पे एल गायब हो गया भाई साहब, तो एल आएगा, उसके बाद आपका नेस आ जाएगा। ठीक है, तो डी एल आई है। इसके बाद लिखा है आपका विगर। विगो होता है बेटा एनर्जी से, तो विगर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? एनर्जी होता है, उत्साह होता है, पैशन होता है, जोश होता है। अब हमसे पूछा क्या गया भाई? हमसे पूछा गया है फ्यूड। अब फ्यूड का एंटोनिम आपको बताना है, तो आपको याद है, देखो फ्यूड मतलब होता है दरार पड़ गई, फूटन आ गई, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? आपका थर्ड नंबर हार्मनी हो जाएगा। देखो सेकंड नंबर भी नेगेटिव है, फोर्थ नंबर आपका पॉजिटिव है, लेकिन उसका एनर्जी होता है। जब दरार है तो दरार का क्या होगा कि जहां पे फ्रेंडली हो जाए सब लोग, तो आपका पहले का आंसर बेटा क्या आ जाएगा? आपका हार्मनी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हो गया है, अब देखिए लिखा है पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट दैट ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। तो बेटा आपको एरर बतानी है। ऑल दीज थिंग्स, ऑल के बाद दीज आ गया, थिंग्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हैपन, थिंग्स प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। बिकॉज, क्योंकि शी डज नॉट। अब भैया शी डू नॉट लिखा है, दुनिया जानती है सी के साथ बेटा क्या आता है? डज आता है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। दिक्कत आपकी इसी पार्ट में है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा बेटा। शी डू नॉट नहीं होगा, क्या होगा बेटा? शी डज नॉट होने वाला है। ठीक है, तो आपका सेकंड का ऑप्शन नंबर 4 क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन की। अगर तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें भी आपका देख लीजिए क्या पूछा गया है। दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। आपका एक सेंटेंस दिया है बेटा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपका है ये क्वेश्चन। इसमें देखो अंडरलाइन के एक पार्ट में अंडरलाइन किया गया है, और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि बेटा इस पार्ट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं अगर हमको इंप्रूव करना है तो। आप देखिए पहला पार्ट लिखा है बेटा प्रोफेसर सैड। प्रोफेसर ने कहा, क्या कहा? दैट आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर। मैं लेक्चर के लिए लेट हो जाएगा। एक कंडीशन बेटा याद रखिए, एक कंडीशन होती है फ्यूचर इन पास्ट। एक कंडीशन क्या होती है बेटा? फ्यूचर इन पास्ट।
मतलब पहला सेंटेंस आपका पास्ट में हो और दूसरा सेंटेंस आपका फ्यूचर में जाए, तो याद रखना बेटा, दूसरा जब फ्यूचर में जाएगा तो हमेशा वुड का यूज किया जाता है, विल का यूज नहीं किया जाता। विल का यूज कब किया जाता है? जब पहला सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो दूसरा किस में जाएगा बेटा? विल में जाएगा। जब पहला आपका पास्ट में होगा तो हमेशा दूसरा किस में जाएगा बेटा? वुड में जाएगा। इस बात को आप याद रखिए। इसको बोलते हैं फ्यूचर इन पास्ट, कि पास्ट की घटना है लेकिन वो पास्ट में किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर की बात कर रहा है। प्रोफेसर ने क्या कहा कि मैं लेक्चर के लिए लेट हो जाऊंगा, तो ये पास्ट में बोल रहा है। और जब पास्ट में बेटा फ्यूचर की बात होती है तो आपको याद रखना है कि हमेशा वुड का यूज किया जाता है। तो आप देखिए, पहले में ही सेल लिखा है, दूसरे में ही इज लिखा है, चौथे में आपका ही मे लिखा है। ऑप्शन नंबर आपका 3 ठीक हो जाएगा। जब पहला पास्ट में है, दूसरा क्या होगा बेटा? ही वुड बी लेट फॉर द लेक्चर। ओके, तीसरा भी बेटा सही हो गया आपका। अब बात करते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है? आपको पूछा है इनकरेक्टली स्पेल्ड। देखिए, सेपरेट की स्पेलिंग ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, इसको याद कर लीजिएगा, पेपर में कभी भी आ सकती है भाई। सेपरेट से पारा, हमेशा स्पेलिंग ऐसे याद रखो। सेपरेट की स्पेलिंग में क्या होता है? से बीच में पारा है। पारा याद रखने से फायदा क्या होगा कि आपको PARA याद रहेगा, कि पारा में PARA होगा, तो कभी भी आप ए और ई के यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। एकोमोडेट की भी स्पेलिंग आपको याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ACC है बेटा, डबल C है, डबल M है, इस बात को आप याद रखिएगा। एकोमोडेट की स्पेलिंग में क्या है? डबल C और डबल M, इस तरीके से आप याद रखिएगा। डेफिनेटली भी आपका ठीक लिखा हुआ है। दिक्कत कहाँ पे आ रही? एम्बैरस में आ रही है, ये आपका मिस स्पेल्ड है। एम्बैरस की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? EMBARRASS। लास्ट में तो गधा है ही, इसकी स्पेलिंग कैसे याद करोगे? लास्ट में गधा है, साथ में बेटा डबल R भी है, ठीक है? तो डबल R और डबल S किस में है? एम्बैरस में है। डबल C और डबल M किस में है? आपका एकोमोडेट में है। ओके, सेपरेशन में क्या है बेटा? पारा है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को बहुत आसानी से वर्ड याद होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को स्पेलिंग से बड़ी प्रॉब्लम होती है, खासकर जब एग्जाम में बैठे होते हैं। एक सी याद नहीं आता, एक एम याद नहीं आता, तो इस तरीके से आप छोटी छोटी ट्रिक से, ये वर्ड ऐसे हैं जो पूछे ही जाएंगे हमेशा, ये आए ना है, लेकिन पहला, दूसरा और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो तीनों वर्ड याद रखिएगा। सेपरेट को से पारा से याद रखो, एकोमोडेशन में ACC है और डबल M है, ओ में गलती नहीं करोगे आप, मुझे पता है। इसके बाद एम्बैरस में डबल R है, डबल S है, और लास्ट में याद रखना गधे की बात एम्बैरसमेंट में की ही जाती है, ठीक है? तो आपका आंसर क्या हो गया? इनकरेक्टली स्पेल्ड क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर बेटा चौथा हो जाएगा आपका आंसर। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। क्या पूछा है भैया? पूछा है आपका ईडियम बताइए। सेल लाइट हॉट केक। हॉट केक की तरह कोई चीज बिक रही है, इसका मतलब बहुत तेजी से बिक रही है। इट इज सेलिंग लाइक अ हॉट केक, इसका मतलब बहुत जल्दी जल्दी बिकना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्विक सेल आउट, तुरंत कोई चीज बिक जाना, इज सेलिंग लाइक अ हॉट केक। इसके लिए, केक के लिए एक आपका और इंपॉर्टेंट है, आपका एक आपका केक वॉक होता है। केक वॉक का मतलब क्या होता है बेटा? केक वॉक क्या है बेटा? वेरी इजी। क्या है बेटा? वेरी इजी, ठीक है? ये भी याद रखिए, ये भी केक संबंधित है। तो कहते हैं इट इज अ केक वॉक फॉर मी, है ना? एक और पेपर में आता है अक्सर चाइल्ड्स प्ले, और चाइल्ड्स प्ले का मतलब ये क्या होता है? वेरी इजी। तो चाहे आपका बेटा अ केक वॉक हो और चाहे आपका चाइल्ड्स प्ले हो, दोनों का मतलब क्या होता है? वेरी इजी, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है? और एक आपका और इडियम होता है एज डक टेक्स वाटर। एज डक टेक्स वाटर, और इसका मतलब ये क्या होता है बेटा? वेरी इजी। तो वेरी इजी के हम लोगों ने 3 कर लिए। केक वॉक वेरी इजी, चाइल्ड्स प्ले वेरी इजी, एज डक टेक्स वाटर, इन तीनों का मतलब क्या होता है बेटा? वेरी इजी। और केक से हमने क्या किया? सेल लाइक अ हॉट केक, इसका मतलब जल्दी जल्दी कोई चीज बिक जाना। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बेटा। 6 में क्या लिखा हुआ है आपका? आपको इसमें बेटा सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, अंडरलाइन वर्ड में आपको इंप्रूव करना है, ठीक है? तो क्या लिखा है? एंड्रयू विल प्लेइंग बास्केटबॉल एट द स्कूल टूर्नामेंट। अब देखो, हमको पता है विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और या तो विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो ये तो गलत ही लिखा है, विल प्लेइंग तो पॉसिबल ही नहीं है। अब सेंटेंस देखते हैं। आर प्ले द, आर के साथ प्ले पॉसिबल है? नहीं। कंडीशन याद रखिएगा बेटा, इज एम आर के साथ, इज एम या आर के साथ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बेटा, और या तो वर्ब की आपकी आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है? इसके अलावा कोई फॉर्म ही नहीं आती। तो इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं पॉसिबल है, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं पॉसिबल है। इसके बाद प्लेड या इज प्लेइंग। इज प्लेड कब होता है? जब सेंटेंस पैसिव वॉइस हो। इज प्लेइंग कब होगा? जब सेंटेंस आपका बेटा
एक्टिव वॉइस हो। अब आराम से देख लो आप, एक्टिव वॉइस है कि भाई एंड्रयू विल प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट। अब एंड्रयू कोई चीज खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है अगर कॉलेज टूर्नामेंट में, तो एंड्रयू कोई चीज कर रहा है, एंड्रयू खेल रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो बेटा सेंटेंस क्या है आपका एक्टिव वॉइस, तो ये भी आपका गलत हो गया। करने को आप पहले इसको पढ़ के इसका हिंदी का मीन निकाल के भी कर सकते थे, लेकिन मैं इस तरीकों को बेहतर मानता हूं इसलिए क्योंकि इसमें देखो ऑप्शन ईजी दिए हैं। कभी कभी बेटा ऑप्शन क्या होंगे आपके डिफिकल्ट दिए होंगे, प्रॉब्लमैटिक दिए होंगे, तो उसमें क्या होता है आपको इस तरीके से कट करना पता होना चाहिए। ठीक है, तुक्का लगा के ऑप्शन कोई भी सही कर सकता है, लेकिन आपको अगर ये हुनर आ गया कि भैया ये होगा नहीं, ये होगा नहीं और इसे मेरे लाल हम होने नहीं देंगे, होगा कौन, ऑप्शन नंबर तीसरा, ये जिसको आ गया भाई साहब उसको अगर नहीं भी आता होगा तो भी वो ऑप्शन कभी गलत नहीं टिक कर सकता, हमेशा आपका करेक्ट टिक करेगा। ठीक बात, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक से बेटा लिखा है हार्दिक पांड्या हिट 4 फोर्स एंड स्कोर्ड 72 रन्स इन द मैच। ऑप्शन देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ऑप्शन ऑन गोइंग, कांस्टेंट, कॉन्जिक्यूटिव और कॉन्टिन्यूअस। तो हार्दिक पांड्या ने 4 फोर्स मारे लगातार और क्या किया बेटा, उसने स्कोर किया 72 रन मैच में। यही बात तो कही जा रही है। अब हमने देखा होगा जब लगातार कोई चीज होती है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं कि एक के बाद एक, एक के बाद एक। कॉन्टिन्यूअस होता है जब बेसिकली कोई चीज उस टाइम की बात कर रहा हो, घटना की बात ना करके इस टाइम की बात कर रहा हो, तो वहां की मतलब कोई चीज उस टाइम में हो रही है तो बेसिकली कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कॉन्जिक्यूटिव, आपका कॉन्जिक्यूटिव सही होगा कि कॉन्जिक्यूटिव उसने बेसिकली 4 लगाए एक के बाद एक। ऑन गोइंग लगातार, ऑन गोइंग भी लगातार होता है, कॉन्टिन्यूअस के सेंस में आता है। कांस्टेंट स्थिर होता है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो पहले ही खत्म हो जाता, कांस्टेंट नहीं हो सकता है आपका। आंसर बेटा क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव होगा। जब एक के बाद एक घटना होती है तो कॉन्जिक्यूटिव लगाते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस ऑन गोइंग समय की बात करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। चलो लिखा है बेटा सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज नो स्पेलिंग एरर। पहला देखते हैं द डॉक्टर प्रेस, यही गलती है बेटा यहाँ पे आपकी एक स्पेलिंग याद रखिए प्रेस्क्राइब। अब इनमें क्या होता है देखो, स्पेलिंग टेस्ट कई तरीके से पूछा जाता है। एक स्पेलिंग टेस्ट जैसा हम लोगों ने पीछे किया कि आपसे सीधे सीधे क्या पूछ लिया, जैसा हम लोगों ने पीछे किया बेटा, क्या किया था कि आप देखिए सीधे वर्ड दे दिया गया और आपसे पूछ दिया, अपेक्षाकृत आसान होता है क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना, सीधे स्पेलिंग देखना और सीधे आपको कर देना है। अब जब इस तरीके से पूछेगा आपसे, इसमें क्या होता है, डिफिकल्ट नहीं होता, बस बेसिकली 4 अलग अलग सेंटेंस दिए होते हैं, एक ही सेंटेंस में 4 गलतियां होती हैं, या आपसे पूछा क्या है, नो स्पेलिंग एरर। तो जैसे 4 सेंटेंस दिए हैं तो हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ गलतियां होंगी वर्ड में। एक सेंटेंस होगा जिसमें सारे वर्ड बहुत सही तरीके से, अच्छी तरीके से यूज किए गए होंगे, वो हमको पहचानना है। अब सबसे पहले आप देखो गलती कहाँ कहाँ हो सकती है। अब देखो दा और डॉक्टर में तो गलती पूछेगा नहीं, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड होगा उसी में पूछेगा। तो प्रेस्क्राइब पहले में गलत है, अब चारों में चेक कर लो प्रेस्क्राइब, इसमें प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब इसमें भी गलत है, मतलब पहला ऑप्शन गलत और पहला ऑप्शन गलत। स्पेलिंग होती क्या है, प्रेस्क्राइब, सॉरी स्पेलिंग क्या होती है बेटा, मैं इधर लिख देता हूँ अगर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा तो। दो स्पेलिंग याद रखो, एक प्रेस्क्राइब होता है, प्रेस्क्राइब होता है किसी को सजेस्ट करना कोई चीज, किसी को कोई चीज सजेस्ट करने के लिए क्या लगाते हैं बेटा, प्रेस्क्राइब। और एक आपका प्रोस्क्राइब होता है, प्रोस्क्राइब का मतलब होता है बेटा टू बैन समथिंग, किसी चीज को क्या कर देना बेटा, बैन करने के लगाते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। प्रेस्क्राइब सजेस्ट करना, कैसे याद करोगे, डॉक्टर क्या करता है आपको प्रेस्क्राइब करता है। या मेडिकल स्टोर जाते हैं कोई दवाई लेने तो डॉक्टर क्या बोलता है, मेडिकल स्टोर वाला क्या बोलता है कि भैया प्रेस्क्रिप्शन लेके आए हैं, डॉक्टर की सलाह लेके आए हैं, तो आप मुझे दिखाइए जरा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा आप। इसमें प्रेस्क्राइब गलत, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें भी प्रेस्क्राइब देखो एस नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत। तीसरे में देखा तो प्रेस्क्राइब यहाँ पे ठीक है। चौथे में देखा, चौथे में प्रेस्क्राइब यहाँ पे ठीक है। तो आप इन्हीं दोनों को देखना है, ऊपर वाले ऐसे कट करना बहुत जरूरी है वरना बहुत समय लगेगा इसमें। ठीक है, इसके बाद सम मेडिसिन टू एलिविएट, एलिविएट की स्पेलिंग गलत है, यहाँ देखो ALE लिखा है और यहाँ देखो बेटा क्या लिखा है आपका एलिविएट। तो एलिविएट की स्पेलिंग क्या होती है, ये नहीं होती बेटा, एलिविएट की स्पेलिंग में डबल L होता है, इस बात को याद रखिए, ALLEVIATE। और एलिविएट का मतलब क्या होता है बेटा, एलिविएट मतलब होता है किसी को सूद करना, एलिविएट का मतलब क्या होता है किसी को सूद करना, और सूद करना मतलब क्या होता है किसी को शांत कर देने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, एलिविएट। ठीक बात है।
इसके बाद अगर हम ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बेटा इसका सही हो जाएगा चौथा नंबर। तो 8 का आपका क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, इसके बाद देख लेते हैं हम लोग बेटा, और क्वेश्चन नंबर आपका 9, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब देखो, एक फिल इन द ब्लैंक्स उस तरीके से था, एक में क्या करता है, फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे वर्ड दे दिया, अब आपको इसी से रिलेटेड वर्ड देखना है। क्या लिखा है आपका, फैसिलिटेट लिखा हुआ बेटा। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है आपका, फैसिलिटेट मतलब रिस्ट्रिक्ट तो नेगेटिव हो गया, लिमिट नेगेटिव हो गया, हिंडर्ड नेगेटिव हो गया, सेकंड ऑप्शन सही होगा। मान लीजिए फैसिलिटेट का मीनिंग आपको नहीं पता था, छोड़ना नहीं है, इंग्लिश मैथ नहीं है भाई साहब, इसमें 25 से 25 आपको करके आने, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर नहीं पता तो क्या करेंगे, अब देखो, जो एक जैसे मीनिंग वाले वर्ड होंगे बेटा, वो आपके कभी भी सही नहीं हो सकते, वो ऑप्शंस कभी भी सही। रिस्ट्रिक्ट, लिमिट और हिंडर्ड, हिंडर का मतलब होता है बाधित करना, हिंडर का मतलब क्या होता है बेटा, बाधित करना, किसी को रोक लगाना, बाधा कर देना, हिंडर कर देना। ठीक है, लिमिट भी उसी सेंस में आता है, लिमिट कर देना, बाधित कर देना, रिस्ट्रिक्ट भी होता है बाधित करना, तो तीनों के मीनिंग सेम हो गए, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। एक ही पॉजिटिव वर्ड है इनेबल, तो फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, इनेबल करना। तो ये अप्रोच भी आपको आनी चाहिए पेपर सॉल्व करने से पहले, आपने सीखा है, आपने मेहनत की, बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन ऐसी अप्रोच जब तक नहीं आएगी तब तक भाई साहब आप क्रांति नहीं ला पाओगे, इस बात को याद रखिए, और क्रांति लाने के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या करना है इसमें, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इन द 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। तो आपको एरर बताना है। चलिए भैया सेंटेंस देखते हैं। लिखा है, थ्रू आउट माई कैरियर एज अ जर्नलिस्ट, covered many important stories and interviewed numerous individuals and interviewed numerous individuals which allow me पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए पहला जो सेंटेंस लिखा है वो क्या लिखा है बेटा, कवर्ड मतलब पास्ट में। दूसरा क्या लिखा है बेटा, इंटरव्यूड, ये भी किस में जा रहा है आपका, ऑफ कोर्स पास्ट में। तो विच अलाउड, यहाँ पे क्या होगा बेटा, विच अलाउड होगा, ये भी किस में जाएगा बेटा, आपका पास्ट में हो जाएगा। तो गलती कहाँ पे है आपकी बेटा, अलाउ नहीं होगा, अलाउड होगा। अब दिक्कत कहाँ पे है, ऑप्शन देख लीजिए बेटा, अलाउ कहाँ लिखा है आपका, 4th नंबर में लिखा है, द इंटरव्यूड न्यूमरस इंडिविजुअल्स विच अलाउ मी। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि भैया गलती चौथे में है, जब ये पास्ट में है, ये पास्ट में, तो ये भी किस में होना चाहिए आपको बेटा, पास्ट में होना चाहिए। तो आपका अलाउ ना होकर के क्या होगा बेटा, अलाउड होगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 11। लिखा हुआ, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो आपको बतानी है इसमें एरर, बता दो भाई। लिखा है, हरीश सेज दैट हिज सिस्टर लव्स टू प्ले हारमोनियम। जितने भी भाई साहब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी, चाहे तबला हो, सितार हो, गिटार हो, कुछ भी हो भाई साहब, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमेशा अपने साथ बेटा डेफिनेट आर्टिकल डाल लेते हैं। तो गलती बिल्कुल यही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 में कहाँ गलती है बेटा, हारमोनियम के पहले क्या लगना चाहिए, दा लगना चाहिए। ठीक बात है, तो 11 का आपका गलती हारमोनियम में है। चलिए 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है आपका, इसमें भी आई थिंक सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, बिल्कुल सही है, सॉरी सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं है। लिखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। इसका मतलब कि भैया आपको बताना है कि इसका ये जो लिखा हुआ है एन एलिजिडली कॉपीड, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो आप। ठीक है, तो सेलिंग, परचेजिंग एंड यूजिंग एन एलिजिडली कॉपीड प्रोडक्ट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है बेटा, नॉट पॉपुलर, नॉट पॉपुलर, जो चीज बिल्कुल भी पॉपुलर ना हो। आप आउटडेटेड भी बोल सकते हो, है ना, एशियंट भी बोल सकते हो, इसके लिए आर्केइक वर्ड भी आता है, प्रिमिटिव भी बोल सकते हो, जो बहुत प्राचीन हो। ओके, नॉट इन फैशन बोल सकते हो। पायरेटेड, ये आपका आंसर होगा, पायरेटेड, कि भैया एन एलिजिडली कॉपीड, कि पायरेटेड मतलब तो चुराया। आपने पायरेट्स सुना है, पायरेट्स, पायरेट्स मतलब क्या होता है, जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। बड़ी हॉलीवुड की एक फेमस मूवी है द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। तो पायरेट होते हैं लुटेरे, तो कॉपी किया गया है, चोरी किया गया है, लूटा गया है, तो बेसिकली क्या है आपका, पायरेटेड होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, 12 का हो जाएगा पायरेटेड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, जल्दी जल्दी से कर लीजिए। द हायरिंग मैनेजर हैज ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब नाउ
कह रहा है कि इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ये शायद ईडियम दिए हैं बेटा, हाँ, तो इन ये 4 ईडियम्स दिए गए हैं, इनके हिसाब से आपको देखना है। द हायरिंग मैनेजर हैज ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब, कि हायरिंग मैनेजर ने आपको ऑलरेडी जॉब ऑफर कर दी है, अब तुम्हारे हाथ में है टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर। तो भैया इसके लिए आपको देखना है बेसिकली यहाँ पे, अब तुम्हारे हाथ में है कि ऑफर आपको डिक्लाइन करना है या छोड़ देना है। तो इसके लिए बेटा अ पेनी फॉर योर थॉट्स नहीं, ये होता है कि आपके कीमत लगाना बेसिकली। द बॉल इन, यही आपका सही होगा आंसर, द बॉल इज इन योर कोर्ट। भैया उसने तुमको हायर कर लिया, तो इसका मतलब बॉल तुम्हारे कोर्ट में आ चुकी है, तुम्हारे कोर्ट में आना, अब तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो एक्सेप्ट करो और चाहो तो बेटा ऑफर को डिक्लाइन कर दो। एक बार पढ़ोगे आसानी से आ जाएगा आपको, ठीक है, कि उसने आपको हायर कर लिया, अब बॉल भाई साहब तुम्हारे कोर्ट में है कि आपकी मर्जी है तो एक्सेप्ट कर लीजिए और आपकी मर्जी है तो क्या करना बेटा, आप चाहना तो डिक्लाइन कर देना। ठीक, पुल योर लेग, आपको पता है हंसी मजाक करना या धोखा देने दोनों के सेंस में लगाते हैं, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। अगला लिखा है बेटा, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स आपका है, लिखा है ओपरेन डजंट लाइक द वे डेमेट्रियस टू हेलेन। अब यहाँ पे टॉक दिया है, डजंट लाइक मतलब पहला प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है, द वे डेमेट्रियस टू लिखा है, ये प्रेजेंट में है, टॉक्ड होगा नहीं, टॉकिंग टू होगा नहीं, टू टॉक, ये टू टॉक टू ना, आपका आंसर क्या होगा बेटा, जब पहला प्रेजेंट में है मेरे लाल तो दूसरा भी किस में होगा, प्रेजेंट में होगा। तो आप बना के देख लीजिए, ओपरेन डजंट लाइक द वे डेमेट्रियस टॉक्स टू हेलेना, भैया ओपरेन को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि डिमेट्रियस ने किस तरीके से बेटा हेलेना से बातचीत की। ठीक बात है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं बेटा, क्या लिखा है आपका, लिखा है ईडियम बताना है, लेट स्लीपिंग डॉग लाई, लेट स्लीपिंग डॉग लाई, कि भैया कुत्ता सो रहा अगर तो उसको सोने तो डिस्टर्ब ना करो वरना भाई साहब बहुत बुरा काटेगा। टू लेट समबडी स्लीप, ईडियम पता है आपको, पता हो या ना पता हो आप ऑप्शन देके कर सकते हो, मैं आपको बताता हूं कैसे। जो ईडियम लिखा है अगर ऑप्शन सेम उसी के जैसा है तो वो आंसर कभी नहीं होगा, ये लिख लो भाई, ये काम आएगा जब एमटीएस का पेपर देने जाओगे, सीजीएल प्री देने जाओगे और कोई ईडियम ना है तो याद रखना जैसा ईडियम है अगर सेम वैसा ऑप्शन है, लेट स्लीपिंग डॉग लाई, लेट समबडी स्लीप लगभग सेम है तो ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। अगर ईडियम के जैसा ही कोई ऑप्शन है, सेम लैंग्वेज लिखी है, तो वो कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। ऐसा कोई नियम नहीं होता, बस मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि इस तरीके से अगर नहीं आता है आपको ईडियम, आता है भाई आराम से लगा लो, नहीं आता तो एक बार ऑप्शन जरूर पढ़ना। टू फॉल सिक इंटेंशनली, मुझे नहीं पता कि हो सकता कि नहीं हो सकता, अगर मुझे नहीं पता है मान लो तो मैं कैसे लगाऊंगा, लीव एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एज इट इज, ये होगा भाई, आप पढ़ के देख लो एक बार कि कुत्ता अगर सो रहा तो सोने दो, और अगर कोई भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है किसी भी हालत में है तो उसको वैसे ही रहने दो कि भैया कुत्ता सो रहा है तो सोने दो, जैसी भी सिचुएशन है उसको उसी तरीके से रहने देना, उसमें ज्यादा इंटरफेयर ना करना। अगर नहीं भी पता होता मीनिंग, वैसे इसका मतलब होता है लेट स्लीपिंग डॉग लाई, कि कोई भी सिचुएशन है तो उसमें इंटरफेयर ना करना, जैसी है वैसी बने रहना। पता है तो सीधे आप लगा दोगे, नहीं पता है, ईडियम कभी ना पता हो तो चारों ऑप्शन पढ़ के देखना आप, आपको अच्छे तरीके से आपको ईडियम आ जाएगा, आप आंसर जरूर लगा पाएंगे। ठीक है, और मेरा तरीका जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, आपको बताना है बेटा वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन, हाँ, अ केज मेड फॉर बर्ड, आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है इसका। एक्वेरियम क्या होता है बेटा, एक्वा होता है वाटर से, तो एक्वेरियम का मतलब होता है अ प्लेस वेयर फिशेस आर केप्ट, अ प्लेस वेयर फिशेस आर केप्ट, एक ऐसा प्लेस जहां मछलियां रखी जाती हैं, क्या होता है, एक्वेरियम होता है। एपियरी क्या होता है, अ प्लेस फॉर बीज, अ प्लेस फॉर बीज जहां मधुमक्खियां रहती हैं बेटा। एवियरी क्या होता है आपका, ये होता है जहां पे बर्ड्स रखी जाती हैं, जहां पे चिड़ियों को रखा जाता है, एवियरी। एरेना क्या होता है बेटा आपका, अ प्लेस फॉर रेसलिंग, अ प्लेस फॉर रेसलिंग जहां पे क्या की जाती है बेटा, कुश्ती की जाती है, एरेना को हिंदी में अखाड़ा भी बोलते हैं। तो सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो गया। चलो 17 देखते हैं, सिनोनिम बताता है रिपल्सिव का। हाल ही में मैंने बेटा वोकैब का एक शॉर्ट्स डाला है, उसमें देखिए एक वर्ड मैंने कराया है अबोर। अबोर का मतलब क्या होता है, हेट। अबोर का मतलब क्या होता है बेटा, हेट। इसी का सिनोनिम होता है रिपल्सन, इसी का सिनोनिम क्या होता है, रिपल्सन, रिपल्सन। ठीक है,
अबो जहां भी आता है हेट की बात करता है तो इसी का एडजेक्टिव क्या होता है? अबोमिनेबल। इसी का आपका एडजेक्टिव क्या होता है? अबोमिनेबल। और अबोमिनेबल का सिनोनिम होता है रिपल्सिव। तो एबो हेट से, रिपल्सन हेट से, तो रिपल्सिव भी हेट से होगा। आपको बताना है सिनोनिम। तो रिपल्सिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा घिनौना, बहुत ज्यादा घृणात्मक। कैसे करोगे? अट्रैक्टिव तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव वर्ड है। रिलायबल भी पॉजिटिव हो गया, यूनिफॉर्म भी पॉजिटिव हो गया। आंसर क्या होगा बेटा आपका? डिस्गस्टिंग हो जाएगी। वेरी रिपल्सिव, वेरी अबॉमिनेबल, वेरी डिस्गस्टिंग। तुमने इतना घिनौना काम कर दिया है मेरे लाल कि तुमको क्षमा नहीं किया जा सकता। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अगर आप ये कर नहीं पाए भाई साहब तो ऑफकोर्स घिनौना काम है आपका। क्वेश्चन नंबर बेटा 17 देख लीजिए। लिखा हुआ है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग। स्पेलिंग बताना है आपको। सार्जेंट की स्पेलिंग बतानी है। सार्जेंट की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? SERGEANT। SERGEANT। तो सार्जेंट की बेटा ये भी स्पेलिंग आपकी, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। 3 ऑप्शन सही हो चुके हैं। ये भी SERGENT है, ये भी SERGENT है, ये भी SERGENT है। पेपर में हालांकि बेटा इस तरीके से नहीं आया होगा, यहाँ पे ऑप्शंस अलग होंगे। मे बी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। स्पेलिंग आप लिख लीजिए। ये स्पेलिंग आपकी बिल्कुल करेक्ट है सार्जेंट की। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी, उससे ध्यान नहीं देना आप। तो सार्जेंट की स्पेलिंग पूछी गई थी, बाकी में अलग अलग होगा मे बी। इसमें अगर कर लें हम लोग, इसमें अगर हम लोग कर लें SERGANT, और इसमें कर लें बेटा SARGANT। अब मान लीजिए इस तरीके से ऑप्शन है। अब ये 4 ऑप्शन है, सार्जेंट, सर्जेंट, वेंसिक एंड सार्जेंट। तो हमको पता है स्पेलिंग क्या होगी सही? SERGEANT। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बेटा आपका ए। स्पेलिंग याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग के आप देखिए कितने सारे क्वेश्चन है। आई थिंक ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन है सेट में, तो स्पेलिंग का महत्व बहुत ज्यादा है। हाँ, इसके बाद लिखा है बेटा आपको एरर बतानी है सेंटेंस में। The boy told his mother that he saw the most tall, the most tall, the most tall giraffe। अब देखो एडजेक्टिव क्या है बेटा? टॉल का जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है बेटा टॉलेस्ट। क्या होती है बेटा? टॉलेस्ट होती है। तो यहाँ पे मोस्ट टॉलेस्ट ना हो गया, और क्या होगा बेटा? द टॉलेस्ट। द टॉलेस्ट आपका हो जाएगा। अब आपको बस देखना है टॉलेस्ट किस में लिखा है। इसमें क्या लिखा है? ही सॉ द टॉलेस्ट जिराफ। हाँ, इसमें लिखा है द टॉलेस्ट जिराफ। ठीक बात है, हालांकि यही सही होना चाहिए, लेकिन एक बार आपको चारों ऑप्शन देख लेने हैं बेटा। टाइम नहीं है तो बात दूसरी, टाइम है तो आप एक बार देख लीजिएगा। द मोस्ट टॉलर, ये तो गलत हो गया। तीसरे में क्या लिखा है? मोस्ट टॉलेस्ट, डबल मोस्ट और EST एक साथ नहीं आता। इसके बाद मोर टॉलर, मोर और ER एक साथ नहीं आता। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? पहला हो जाएगा। चेक करना इसलिए जरूरी होता है। पेपर में बैठे हो भाई साहब, अगर समय नहीं है आपके पास तो आप चाहे जैसे कर लो, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप एक बार रीचेक करना, क्योंकि भाई साहब अगर आता हुआ क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा। फिर तो तुमको गलत करने के तौर पे तुम्हें दंड भी मिल सकता है। आपको बुरा भला कहा जाएगा, आपको कॉल नेम किया जाएगा, आपको गरियाया जाएगा। ठीक है, गरियाना वो वाला नहीं है भाई। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हाँ, कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स क्या होता है बेटा? टू बी द फॉलोअर, टू बी अ फॉलोअर दैट मेक्स लेस इंपॉर्टेंट डिसीजन। नहीं, ये पहला नहीं हो सकता बेटा। दूसरा लिखा है टू बी इन पोजीशन टू मेक डिसीजंस दैट इन्फ्लुएंसेस अ सिचुएशन। यही आपका हो जाएगा। कॉल दी शॉट्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्थिति में होना जहां पे आप किसी भी चीज को लेकर डिसीजंस ले सकते हैं जो कि एक सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर सके। तो कॉल दी शॉट्स, कॉल दी शॉट्स का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसी पोजीशन पे होना कि जहां पे आप किसी चीज को लेकर डिसीजन ले सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो कॉल दी शॉट्स। कॉल से आपको और भी अगर इडियम जानने हैं तो ये कर लीजिए। जैसे कि एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कॉल नेम्स। कॉल नेम्स का मतलब होता है टू अब्यूज। अभी हम गाली देने की देखो बात कर रहे थे मेरे लाल, और गरियाने के लिए तुमको इडियम भी मिल गया। कॉल मतलब पुकारना, नेम मतलब नाम से, किसी को नाम से पुकारना मतलब क्या करना? उसको गाली देना। एक होता है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है बेटा? कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? टू बी सक्सेसफुल। टू बी सक्सेसफुल, सफल हो जाने के लिए लगाते हैं कॉल इट अ डे। इसके बाद बेटा आपका होता है कॉल, कॉल स्पेड स्पेड। इसके बाद क्या होता है? कॉल स्पेड स्पेड। और इसका मतलब होता है बेटा टू से क्लियरली, टू से क्लियरली, अपनी बात साफ तौर पे कहना। तो कॉल इट अ डे हो गया, कॉल नेम्स हो गया, कॉल स्पेड स्पेड हो गया, और इसके बाद ठीक है, तो ये कॉल से रिलेटेड आपके
कॉल द शॉट्स हो गया। कॉल से रिलेटेड कुछ आप ईडियम और इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से वही बात है, जरूरी नहीं कि सेम ईडियम आ जाए, उससे रिलेटेड ईडियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। चलो भाई, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे अच्छे अच्छे लोगों की जान निकल जाती है। ज़्यादातर लोग वोकैब्स नहीं डर रहे हैं, ग्रामर को तो हैंडल कर ही ले रहे हैं क्योंकि पेपर में आजकल सरल आ रही है। प्रॉब्लम वहां आ जाती है जहां पे क्लोज और PQRS दिख जाता भाई। PQRS हाल ही में 2024 में जो पेपर हुए हैं, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट हो, चाहे आपका सीजल हो, और चाहे बेटा MTS हो, उतना ज़्यादा नहीं पूछा गया है। लेकिन क्लोज टेस्ट तो 5 क्वेश्चन पक्का आएगा। आप MTS देने जाएंगे, ये 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कैसे करना है आपको देखिए, 2 तरीके के क्लोज टेस्ट होते हैं। एक तो होता है ग्रामर बेस्ड, एक आपका होता है वोकैब बेस्ड। ग्रामर बेस्ड मतलब वर्ब की आपको एरर भरनी होगी, या तो आपका प्रेपोजिशन से भरने को आएगा, या तो कंजंक्शन से भरने आएगा, या तो आपका प्रोनाउन से भरने को आएगा। वो अपेक्षाकृत आसान होता है। वोकैब बेस्ड में क्या होता है, वर्ड कहीं से भी उठा के रखा जाता है, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट है बेटा आपका क्लोज टेस्ट। लिखा है दैट इवनिंग वी सैट इन द कोर्ट यार्ड ऑफ द होटल, कि हम होटल के कोर्ट यार्ड में बैठे थे उस दिन। ठीक है, होटल के कोर्ट यार्ड में बैठे थे उस दिन। वंस मोर, एक बार, द सन सिंक बेलो द वेस्टर्न आइल्स। ठीक है, तो होटल के कोर्ट यार्ड में बैठे थे, क्या करते हुए, द सन सिंक, अब सन डूब रहा है, हम कोर्ट यार्ड में बैठे हैं। ऑप्शन जरूर देखिएगा, रिस्किंग, प्रैक्टिसिंग, वैलोइंग, वॉचिंग। वॉचिंग बेटा आपका आंसर आएगा। क्यों आएगा, कि भैया हम होटल के कोर्टयार्ड में बैठे थे और क्या कर रहे थे, एक बार फिर से बैठे थे, क्यों बैठे थे, वॉचिंग द सन सिंक बिलो द वेस्टर्न आइल्स, कि वेस्टर्न आइल्स में सन क्या कर रहा था, धीरे धीरे सिंक कर रहा था, धीरे धीरे डूब रहा था बेटा। इसके बाद आप देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, द सन सिंक बिलो द आइल्स, आई टोल्ड एलेक्सी व्हाट हैड हैपेंड, मैंने एलेक्सी से बोला क्या हुआ, दैट डे, उस दिन, आई कुड ग्लिम्स, ग्लिम्स मतलब क्या होता है, झलकियां पाना, या मतलब झलक पाना, उसके लगाते हैं। ग्रोप मतलब होता है ढूंढना। इम्बाइब मतलब होता है दिमाग के अंदर कोई चीज बिठा लेना। ट्रांसलेटेड आपको पता ही होगा, ट्रांसलेट कर देना कोई चीज। फैंसीड क्या होता है बेटा, फैंसीड मतलब होता है किसी चीज की डिजायर करना। फैंसीड क्या होता है बेटा, डिजायर करना। ग्रोप मतलब क्या होता है, कोई चीज सर्च करना। इम्बाइब का मतलब होता है एसिमिलेट करना, इनग्रेन करना, है ना, कोई चीज दिमाग में बिठा लेना। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ बिठाएगा आई, उसके बाद आपका ब्लैंक आ गया। आई ग्रोप्ड, मैंने सर्च किया। आई फैंसीड, मैंने डिजायर किया। तो यहाँ बेटा डिजायर ज्यादा बेटर साउंड कर रहा है। आई फैंसीड आई कुड ग्लिम्स, मैंने डिजायर की। हाँ सही बात है, क्या आ जाएगा, मैंने डिजायर किया कि मैं दोबारा से देख सकता द ग्रे स्टोन, मैं क्या कर देख सकता, मैंने डिजायर किया। हम लोग बैठे थे कोर्टयार्ड में, स्टोरी समझिएगा, वो कोर्टयार्ड में बैठे, सूरज को डूबते हुए देख रहे हैं बेसिकली। उसके बाद किसी एलेक्सी से कहा गया, मैंने एलेक्सी से कहा कि मेरी इच्छा है, मैं फैंसीड का मतलब क्या होता है, डिजायर, कि आई कुड ग्लिम्स, कि मैं एक बार देख पाता द ग्रे स्टोन वॉल ऑफ द लिसमोर हाउस, कि मैं, मेरी इच्छा है कि मैं देख पाता एक बार ग्रे स्टोन वॉल, जो कि कहाँ पे है बेटा, लिसमोर हाउस की ग्रे स्टोन वॉल को देख पाता। ये मैंने कहा एलेक्सी से। इसके बाद बेटा तीसरा क्वेश्चन देखो, ग्रे स्टोन वॉल ऑफ द लिसमोर हाउस। लिसमोर हाउस के बाद देखो प्रपोजिशन की आपका ऑफ है, ऑन है, असाइड है, फॉर है। लिसमोर हाउस के बाद क्या है, इट्स आइलैंड हिल टॉप, इट्स आइलैंड ऑफ इट्स आइलैंड हिल टॉप, aside its island hilltop, for its island hilltop, या on its island top। तो उसकी इच्छा है कि भैया आइलैंड के हिल टॉप के ऊपर बैठ के देखता। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा, ऑन इट्स आइलैंड हिलटॉप। हिलटॉप के ऊपर है ना बेटा, तो हिल टॉप के ऊपर जाएगा तो ऑन आएगा, ऑफ नहीं आएगा, aside नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में बेटा कौन सा है, 24। चलो 24 मतलब हिल टॉप हो गया। इसके बाद द रेड लाइट ऑफ द सेटिंग सन glinting from the windows, and from there the wasted frame of Jonathan Blake gazing मतलब क्या होता है बेटा, गेज मतलब होता है घूरना, out across the sea on nothing, his boy waiting for him to die, but it was my dribble, straw, fantasy, habitat,
इट वॉज माई डैश सिंपली द इमेज ऑफ माई माइंड लाइक द इमेज। अब भैया कोई इमेज होती है माइंड की तो उसको क्या बोलते हो? उसको बोलते हो बेटा फैंटेसी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे हम लोग, तीसरा हो जाएगा बेटा। ये देखो इतना आपको पेपर में टाइम नहीं लगेगा, आप देखोगे आप करोगे, यहाँ मैं आपको समझा भी रहा हूँ इसलिए अब इस चीज में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है बेटा। तो आपकी माइंड की इमेज है, और माइंड की इमेज जो चीज कल्पना करते हो तो क्या बोलते हो बेटा? फैंटेसी। तो तीसरे में क्या आ जाएगा बेटा आपका, सॉरी 24 नंबर में, मतलब चौथे ऑप्शन में क्या आ जाएगा? इट वॉज माई फैंटेसी। ये मेरी क्या थी? कोरी कल्पना थी। सिंपली द इमेज ऑफ माई इमेज ऑन माई माइंड लाइक द इमेज बर्न्ड ऑन योर आईज व्हेन यू हैव की बात क्या आएगा बेटा? व्हेन यू हैव स्टेयर्ड, ब्लॉक्ड, रस्टेड, रिज्यूम, व्हेन यू हैव टू लॉन्ग एट द सन। आहा, तो क्या होगा बेटा? स्टेयर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? स्टेयर्ड। कि कह रहा है कि ये मेरे दिमाग की एक फैंटेसी थी। जिस तरीके से हम अगर किसी चीज को बहुत देर तक स्टेयर कर लेते हैं ना, किस चीज को, सन को अगर स्टेयर कर लेते हैं तो उस तरीके से कल्पना बन जाती है, ठीक है। तो ये आपके बेटा 25 क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस किए हैं। पूरे पेपर में आप ध्यान दोगे क्लोज टेस्ट के एक आध क्वेश्चन को छोड़ करके कोई भी चीज बहुत डिफिकल्ट नहीं थी। हम लोगों ने सारे एस्पेक्ट्स देखो क्लियर कर लिए हैं। जहां जहां जरूरत थी ज्यादा एक्सप्लेन करने की, वहां मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड एक बात आपको याद रखनी है कि सारी चीजें जितने भी, खासकर वोकैब के जो एक्सप्लेनेशंस में कराता हूँ, एक एक वर्ड नोट करना। क्या पता भाई साहब इनमें से एक वर्ड आपके पेपर में आ जाए और आप ये जो भी 20-25 मिनट या 30 मिनट का वीडियो बनाए, इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही आपको ट्राई किया जा रहा है कि भाई साहब डेली आपको इस तरीके से सेशंस मिले और आप अच्छा करें अपने आने वाले एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, ठीक है। डेली हम कुछ ना कुछ नया आपके लिए करते रहेंगे आपके एग्जाम में बेहतरी के लिए। बस हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिए प्रथम परीक्षा को, इसी तरीके से चीज़ों को और आगे पढ़ने के लिए।